गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र खंगार स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज हम पढ़ने वाले विलेता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम विलेता, यानी हम पढ़ने वाले हैं आज ठोसों की द्रव्यमय विलेता। ठोसों की द्रव्यमय विलेता, ठीक है। और नंबर 2 पढ़ने वाला है गैसों की द्रव्यमय विलेता। ये दोनों चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो हम पहले बात करेंगे ठोसों की द्रव्यमय विलेता के बारे में। ये चीज हम पढ़ेंगे सबसे पहले। अब आप देखो ठोसों की द्रव्यमय विलेता क्या होती है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 100 ग्राम तो लेना है आपको द्रव विलायक। क्या लेना है? 100 ग्राम द्रव विलायक। क्या करना है? 100 ग्राम द्रव विलायक लेना है। अब क्या करना है, ठोस क्या लेना है? विलेय, यानी विलायक तो क्या होगा ज़्यादा मात्रा में, विलेय क्या होगा कम मात्रा में। यानी 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस की ग्राम में अधिकतम घुलनशील मात्रा, क्या बोला मैंने? 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस की ग्राम में अधिकतम घुलनशील मात्रा उसकी उसमें क्या कहलाती है? विलेयता। ठोस की द्रव्यमय विलेयता कहलाती है। क्या बोल रहा हूं देखो मैं, 100 ग्राम द्रव विलायक में 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस की ग्राम में अधिकतम घुलनशील मात्रा ठोस की द्रव्यमय विलेयता कहलाती है। ठोस की द्रव्यमय विलेयता कहलाती है। समझ गए बात को? यानी 100 ग्राम द्रव लेना है और उसमें अधिकतम मात्रा में ठोस घोल देना है। भाई कितना घुलेगा ग्राम में नाप लो उसको, वो क्या कहलाएगी? ठोस की द्रव्यमय विलेयता कहलाएगी। इस अवस्था में विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। इस अवस्था में विलयन, इस अवस्था में विलयन क्या कहलाएगा भाई? संतृप्त विलयन कहलाएगा। संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है बेटा। देखो हो गया ना। अब एक बात ध्यान रखना, ये काम होगा निश्चित ताप पर। किस पे होगा? निश्चित ताप पर। यानी आप ये लिख सकते हो निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस की ग्राम अधिकतम घुलनशील मात्रा ठोस की द्रव्यमय विलेयता कहलाती है। इस अवस्था में विलयन को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर आप ताप को बढ़ाते हो ना तो फिर विलेयता इफेक्ट होने लग जाती है। समझ रहे हो बात को? इसलिए हमने निश्चित ताप लिखा है। आप अति संतृप्त विलयन बना दोगे, आपको क्या है? समझिए बात को? लेकिन हमको क्या बनाना है? संतृप्त विलयन। निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस की ग्राम अधिकतम घुलनशील मात्रा क्या कहलाएगी? उसकी विलेयता कहलाएगी। अब इसकी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे। ठोस की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठोस की द्रव्यमय विलेयता, ठोस की द्रव्यमय विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 है विलेय व विलायक की प्रकृति। विलेय व विलायक की प्रकृति। नंबर 2 है ताप। अपन इसकी बात करते हैं पहले, विलेय व विलायक की प्रकृति। देखो इसका सीधा सा एक लाइन याद रखना है, समान समान को घोलता है। क्या करता है? समान समान को घोलता है। यानी अगर आपने ध्रुवीय ठोस लिया है, आपने क्या लिया? ध्रुवीय नहीं, आयनिक ठोस लिया है। आपने क्या लिया है? आयनिक ठोस लिया है। तो वो किस में विलय होगा? ध्रुवीय विलायकों में विलय होगा। अगर आपने अध्रुवीय ठोस लिया है यानी कार्बनिक ठोस लिया है, वो तो अध्रुवीय विलायकों में विलय होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? समान समान बोलता है, अर्थात आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक में
जबकि अध्रुवीय यौगिक, अध्रुवीय यौगिक बोले तो कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे। समझ गए बात को? क्या होगा बेटा? आयनिक यौगिक तो किसमें विलय होगा? ध्रुवीय में, पर अध्रुवीय किसमें विलय होगा? अध्रुवीय विलायक में। समझ गए बात को? समझ गए ना? ये क्या होगा? विलय व विलायक की प्रकृति है, यानी विलय कैसा होगा? विलायक अगर दोनों समान प्रकृति के हैं, यानी विलय और विलायक दोनों समान प्रकृति के है, तो विलयता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। विलय और विलायक क्या है? समान प्रकृति के, तो विलयता का मान क्या होगा? बढ़ेगा, अन्यथा घटेगा। अब देखो क्या बोला मैंने, विलय व विलायक समान प्रकृति के हों तो विलेयता बढ़ेगी। तो क्या होगा भाई? विलेयता बढ़ेगी, अन्यथा घटेगी। समझिए? आगे बात समझ में? अब देखो, जो आयनिक ठोस होते हैं ना, आयनिक ठोस होते हैं, मतलब जो अलग अलग आयनिक ठोस है ना, उनकी विलेयता अलग अलग हो सकती है। आयनिक ठोसों की विलेयता डिपेंड करती है किन दो चीजों पर? एक तो जल योजन ऊर्जा पर, जल योजन ऊर्जा, नंबर 2 जालक ऊर्जा। कोई भी आयनिक ठोस की जो विलेयता होती है इन दो कारकों पर डिपेंड करती है। ठीक है? अब देखो, ये दोनों ऊर्जा के बारे में से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम लोगों को। ठीक है? और तुम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, फिर भी बताना जलयोजन ऊर्जा क्या होती है। जब भी किसी यौगिक को जल में घोलते हो तो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा क्या होती है, या फिर ऊष्मा जो परिवर्तन होता है वो जलयोजन ऊर्जा होती है। जालक ऊर्जा क्या होती है? किसी भी आयनिक ठोस को उसके अवयवी आयनों में तोड़ना है, किसी भी आयनिक ठोस को तोड़कर उसके गैसीय अवयवी आयनों में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है वो क्या कहलाती है? उसकी जालक ऊर्जा कहलाती है। तो जलयोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो विलेयता ज्यादा होगी, जलयोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो विलेयता क्या होगी? ज्यादा। लेकिन अगर जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो विलेयता क्या होगी? कम होगी। समझ गए बात को? जल योजन ऊर्जा का मान ज्यादा और जालक ऊर्जा का मान कम तो विलेयता ज्यादा। अगर जल योजन ऊर्जा का मान कम और जालक ऊर्जा का मान ज्यादा तो विलेयता कम। समझ गए बात को? दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसको मिटा दूं पहले मैं। दूसरा पॉइंट था हमारा ताप। नंबर 2 ताप। अब आपको पता है जनरली हम अभिक्रिया की बात करते हैं दो प्रकार की, एक तो उष्मा शोषी, नंबर 2 उष्मा क्षेपी। अब मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं वो देखेंगे आप, जैसे अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है? और एग्जांपल चाहो तो इधर वाले में लिख देते हैं, CH3COO, कैल्शियम एसिटेट, लिथियम सल्फेट। अगला एग्जांपल NaOH। अब मैंने क्यों लिखे हैं देखो, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? देखो, हम क्या करते हैं, कोई भी द्रव विलायक ले लेते हैं। मान लो कि हमने ये पात्र ले लिया, ठीक है, इसमें 100 ग्राम जल भरा हुआ है हमारे। अब इसमें से अपन ने कोई ठोस डाला, ये अपन ने इसमें से कोई विलायक, ये विलायक में क्या डाला? विलय डाला।
वो भी कौन सा, ठोस विलेय डाला। क्या डाला अपन ने, ठोस विलेय डाला। अब जैसे आप इसको इसमें डालते हो, फॉर एग्जाम्पल ये पानी था और हमने इसमें इसको ये डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड को डाल दिया। किसको डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड को आपने डाल दिया। और जैसे आप इसको डालोगे, आप इसको डालोगे तो क्या होने वाला है, कोई ना कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि ये इसके अंदर जाएगा और कोई ना कोई परिवर्तन करेगा। अगर मान लो मैंने, चलो एक मिनट अमोनियम क्लोराइड को छोड़ दो, ये ठोस विलेय जो हमने इसमें घोला है, अगर इसको इसमें डालने पर ऊष्मा का अवशोषण हो, क्या हो, ऊष्मा का अवशोषण हो, यानी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है, यानी अगर आप ताप नहीं बढ़ा तो विलयन का ताप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा विलेय पदार्थ आप जल में घोल रहे हो जिसके घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण हो, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो, तो ऊष्माशोषी होने पर, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, विलेयता बढ़ेगी। अगर किसी ठोस को आप द्रव विलायक में घोल रहे हो और घोलने पर क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, यानी ताप की आवश्यकता है देखा जाए तो। अगर आप ताप नहीं दोगे तो इस विलयन का ताप कम हो जाएगा, समझ के बात को। तो इस परिस्थिति में अगर आप ताप बढ़ा रहे हो तो विलयनता क्या होगी, बढ़ेगी, समझ के बात को। जैसे ये अमोनियम क्लोराइड को घोलो, ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण होगा तो अमोनियम क्लोराइड को घोलो, पोटेशियम क्लोराइड को, इनमें से किसी को भी घोल लो। ये जो इधर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये सब वही हैं जिनको घोलने पर क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, इसीलिए ताप बढ़ाने पर क्या बढ़ेगी, विलेयता। लेकिन मान लो कोई इस प्रकार का ठोस हो कि जिसको आप जल में घोल रहे हो, घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो यानी जैसे आप उसमें घोलोगे ना तो इस विलयन का ताप बढ़ जाएगा ऑलरेडी। यानी अगर आप इसको इसमें घोल दिया, इस विलेय को विलायक में विलयन बन गया, तो इस विलयन का ताप बढ़ जाएगा। अगर आप ताप नहीं बढ़ाओगे तो यानी इनको घुलने के लिए ताप की आवश्यकता नहीं, ऊष्मा की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी ऊष्मा क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे ठोसों को घोलोगे अगर आप जिनके घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी, ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होगी, समझ गए बात को। यानी सीधी सी बात हिंदी में समझो, किसी पदार्थ को घोलने पर अगर ऊष्मा का अवशोषण हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, अगर ऊष्मा का उत्सर्जन हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। एग्जाम्पल ये ऊष्माशोषी के लिखे हुए हैं, ये ऊष्माक्षेपी के लिखे हुए हैं, समझ गए। एक अपवाद होता है, अपवाद लो या कुछ भी मान लो, स्पेशल इफेक्ट या स्पेशल चीज, Na2SO4 ग्लूबर लवण, क्या नाम है इसका, ग्लूबर लवण। इसमें क्या होता है भाई, 32.4 डिग्री सेल्सियस, अगर आप इसको क्या कर रहे हो, जल में घोल रहे हो और ताप बढ़ा रहे हो तो 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो इसकी विलेयता बढ़ेगी। लेकिन 32.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाओगे अगर तो विलेयता घटेगी। नीचे जाओ, नीचे रहोगे तो विलेयता बढ़ेगी, ऊपर जाओगे तो विलेयता घटेगी। यानी जब आपने इसको जल में घोला है, अगर तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस से कम है तो विलेयता बढ़ रही है, लेकिन 32.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गए अगर आप तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। 32.4 डिग्री सेल्सियस तक ही विलेयता बढ़ती है, इसके बाद की विलेयता घटने लग जाती है, क्योंकि 32.4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, इसका जो जल है वो बाहर निकल जाता है, क्रिस्टलीकृत जल बाहर निकल जाता है। ये वाला आइटम क्या होगा, बाहर, क्रिस्टलीकृत जल बाहर, समझ गए बात को। और ये क्या बन जाएगा, ये 32.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्रिस्टलीकृत लवण बाहर, और ये किसमें बदल जाएगा, शुष्क लवण में, समझ गए बात को। ये ग्लूबर लवण है, इसको आप जल में घोल रहे हो, घोल कर आप ताप बढ़ा रहे हो तो विलेयता बढ़े, लेकिन 32.4 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ेगी, उसके ऊपर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 32.4 डिग्री सेल्सियस पर इसका क्रिस्टलीकृत जल बाहर निकल जाता है और ये शुष्क लवण में बदल जाता है, इससे इसकी विलेयता घटने लग जाती है। समझ गए बात को। ये ठोसों की विलेयता समाप्त। हम गैसों की विलेयता के बारे में बात करेंगे।
अगला टॉपिक आ गया हमारा नंबर 2, गैसों की द्रव में विलेयता। देखो गैसों की विलेयता को हम क्या करते हैं, अवशोषण गुणांक से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, अवशोषण गुणांक। समझिए बात को, क्या होता है अवशोषण गुणांक, किसी भी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में या फिर एमएल में, किसी भी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में वह आयतन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला हो, अवशोषण गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। समझ गए बात को, क्या बोला मैंने, किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में वह आयतन, किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में वह आयतन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला हो, क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक कहलाता है। समझ गए बात को, क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। और गैसों की विलेयता को इसी से इफेक्ट या इसी से प्रदर्शित हम करते हैं। अब गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखते हैं। ये विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब साहब कौन कौन से कारक है, कारक नंबर 1 विलायक की प्रकृति, नंबर 2 ताप, नंबर 3 गैस की प्रकृति, नंबर 3 गैस की प्रकृति, और नंबर 4 है दाब। ठीक है बेटा। अब देखो विलायक की प्रकृति के बारे में बात करें तो फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, इस दाब को मैं ऐसा करता हूं, उधर लिख देता हूं, इस विलायक की प्रकृति को उधर ही बता दूंगा। ये नंबर 4 दाब। देखो ये जो विलायक की प्रकृति है, इसमें भी मैंने तुम्हें ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक बताया था। समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। बहुत फेमस है ये लाइन, लाइक डिजोल्व लाइक। समझिए बात को, यानी क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर कोई गैस ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बनी हुई है, अगर कोई गैस ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बनी हुई है तो ध्रुवीय विलायक में क्या होगी, विलय होगी। ठीक है, और अध्रुवीय अणुओं वाली अध्रुवीय विलायक में विलय होगी। क्या है इसका मतलब, अर्थात यदि कोई गैस ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बनी है तो, ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बनी है तो वह ध्रुवीय विलायक में विलय होगी। ठीक है, तथा यदि किससे बनी है, अध्रुवीय अणुओं से, अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बनी हो तो अध्रुवीय विलायक में विलय होगी। समझ गए बात को, समझ गए ना। ठीक है, समान समान को बोलेगा, यानी अब एग्जांपल बताऊं, चलो इसको। फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है,
क्या है हमारे पास HCl। अब HCl देखा जाए तो तुम्हें दिख नहीं रहा कि कई ध्रुवीय अध्रुवीय, लेकिन ये कौन सा है, ध्रुवीय अणु है। ठीक है, अब हमारे पास दो विलायक है, मान लो एक तो हमने ले लिया बेंजीन और एक हमने ले लिया वाटर, दो विलायक ले लिए ये और ये। अब ये किस HCl है, इसमें ज्यादा घुलेगा कि इसमें ज्यादा घुलेगा। अब HCl ध्रुवीय अणु है तो वो ध्रुवीय है, तो बेंजीन तो क्या होता है, अध्रुवीय विलायक होता है, लेकिन और ये क्या है, ध्रुवीय, लेकिन ये ध्रुवीय और ये अध्रुवीय, तो क्या ये इसमें घुलेगा ज्यादा, नहीं घुलेगा, ये इसकी अपेक्षा किसमें ज्यादा घुलेगा, पानी में, क्योंकि पानी क्या है, वाटर क्या है, एक ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक, और बेंजीन क्या है हमारे पास, अध्रुवीय विलायक। समझ गए बात को। तो HCl किस में ज्यादा घुलेगा, बेंजीन में कि पानी में, पानी में घुलेगा ज्यादा। समझ गए बात को। तो ये होगी विलायक की प्रकृति। अगर गैस जो होती है वो ध्रुवीय अणु युक्त है तो ध्रुवीय विलायक में घुलेगी, अन्यथा अध्रुवीय में घुलेगी। समझ गए बात को। नेक्स्ट बात करते हैं अगले की, इसको मिटा दूं पहले। अगला जो है हमारा वो है ताप। नंबर 2 ताप, टेम्परेचर। देखो सीधी सी बात, अगर आप ताप बढ़ाओगे तो गैस की विलेयता घटेगी। क्या होगा, ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घटेगी। ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता कम होगी। ऐसा क्यों हुआ भाई, जैसे आप ताप बढ़ाओगे उष्मा बढ़ जाएगी, तो गैस के अणु जो है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गैस के अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो क्या होगे, द्रव की सतह को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करने लग जाएंगे। समझ गए बात को। यानी गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनका एक जगह पर इकट्ठा होना मुश्किल हो जाएगा, वो दूर दूर भागने का प्रयास करेंगे। यानी अगर किसी भी गैस को द्रव में घोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, वो भी तो द्रव में परिवर्तित हो रही है ना, हो रही नहीं हो रही। तो अगर आपने उसका ताप बढ़ा दिया तो अणु तो दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो पास कैसे आएंगे, पास जाएंगे द्रव में कैसे घुलेंगे। क्या द्रव के अंदर घुलने के बाद भी गैस थोड़ी बनी रहेगी, वो तो द्रव बन जाएगी। समझ गए बात को। तो ताप बढ़ाओगे तो गैस के अणु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए ताप बढ़ाने पर क्या होगी, गैस की विलेयता कम होगी। समझ गए बात को। लेकिन इस पॉइंट का एक अपवाद है, हाइड्रोजन व हीलियम। इन दोनों गैसों को जब भी आप द्रव में घोलोगे तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। ये हाइड्रोजन को जल में घोलने पर क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऊष्मा का अवशोषण होगा तो क्या होगा, अतः ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। समझ गए ना बात को। हाइड्रोजन व हीलियम, अगर आपने क्या ले लिया, हाइड्रोजन व हीलियम ले लिया और इसको जल में घोल रहे हो, जब जल में इसको घोलोगे तो क्या होगा, जल में घोलोगे तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऊष्मा का अवशोषण होगा, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, विलेयता बढ़ेगी। समझ गए बात को। ये पॉइंट मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। चलो अगला पॉइंट देखेंगे। नंबर 3 गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, ठीक है। देखो मैं कोई चीज लिख रहा हूं, इधर साइड में देखना। H2O2
N2, CO2, SO2, HCl। ये जो चीजें हैं वो है, ये जो गैसें हैं वो है स्थायी गैसें। समझ गए बात को? ये है, इनको बताएंगे अभी। स्थायी गैसें मतलब वो गैसें जो आसानी से द्रवित नहीं होती, यानी जो गैस में बने रहने की प्रवृत्ति रखती है। समझ गए बात को? जो क्या करती है, गैस में बने रहने की प्रवृत्ति रखती है, वो क्या होती है? स्थायी गैसें। अब देखो ये क्या है? आसानी से द्रवित होने वाली गैसें। यानी इन गैसों को अगर आप द्रव में परिवर्तित करना चाहोगे तो आसानी से द्रव में परिवर्तित नहीं होगी, ये स्थायी गैसें इसीलिए कहलाती है। समझ गए बात को? ठीक है, ये क्या है? आसानी से द्रवित होने, नहीं, ये आसानी से द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। आप क्या करो, दाब बढ़ाओ और एक इनको इनके क्रांतिक ताप तक लाओ और दाब बढ़ाओ, दाब बढ़ाने में क्या होगी? आसानी से द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं होगी। अब देखो, जब इनकी द्रव में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति नहीं है तो फिर ये द्रव में घुलेगी कैसे? समझ गए बात को? या फिर इनको घोलोगे भी सही, इनकी क्या है? द्रव में आसानी से, ये द्रव में आसानी से परिवर्तित नहीं, या फिर बोले तो आसानी से द्रवित नहीं होती। जब द्रव में आसानी परिवर्तित नहीं होगी तो क्या होगी? अल्प विलेय होगी। समझ गए बात को? ये स्थायी गैसें हैं, द्रव में परिवर्तित होगी नहीं। जब द्रव में नहीं होगी तो फिर आसानी से नहीं घुलेगी, आसानी से नहीं घुलेगी यानी अल्प विलेय है। ये गैसें क्या है? आसानी द्रवित होने वाली गैसें। जब इनको जल में घोलोगे तो क्या हो जाएगा? विलेयता अधिक होगी। समझ गए बात को? ये गैसें स्थायी गैसें हैं, द्रव में आसानी से परिवर्तित नहीं होती, गैस में बने रहने की प्रवृत्ति रखती है, इसीलिए इसको जब भी द्रव में घोलोगे अल्प विलेय होगी या अविलेय होगी। वैसे तो अल्प विलेय होगी। ठीक है, ये है नीचे वाली जो हमारी, ये आसानी से द्रवित हो जाती है, तो इनको जैसे जल में घोलोगे तो विलेयता क्या होगी? अधिक। कहने का मतलब ये है, यदि कोई गैस विलायक से क्रिया कर ले, यदि कोई गैस क्या कर ले? विलायक से क्रिया कर ले, या फिर क्या हो जाए? आयनित हो जाए, तो फिर वो क्या होती है? गैस आसानी से घुल जाती है। समझ गए बात को? एग्जाम्पल बात करें, ऑक्सीजन जल की अपेक्षा हीमोग्लोबिन में अधिक विलेय। क्या पॉइंट बोला था मैंने? यदि गैस विलायक से क्रिया करे, क्या करे? विलायक से क्रिया कर ले, या क्या हो जाए? आयनित हो जाए, तो क्या होगी? विलेय। तो देखो, ऑक्सीजन जल की अपेक्षा हीमोग्लोबिन में अधिक विलेय होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। यानी जब भी आप ऑक्सीजन को जल में घोलोगे कम घुलेगी हीमोग्लोबिन की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है उसके जो रक्त होता है, मतलब जल की अपेक्षा हीमोग्लोबिन में अधिक विलेय, यानी जल की अपेक्षा हीमोग्लोबिन में रक्त में अधिक विलेय लिखेंगे। ऑक्सीजन जल की अपेक्षा रक्त में अधिक विलेय होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्योंकि क्या है? जब भी आप ऑक्सीजन को रक्त में घोलोगे तो रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके बना लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, जिसके द्वारा क्या होता है? हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। समझ गए बात को? तो ये पॉइंट खत्म। आखिरी पॉइंट बच रहा हुआ है इसका, दाब वाला।
नंबर अगला चौथा, दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। चलो इसके पहले एक लाइन लिख लेते हैं। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में विभिन्न गैसों के अवशोषण गुणांक का घटता क्रम पिछले वाले पॉइंट का है, गैस की प्रकृति वाले का क्या होगा भाई, NH3 HCl SO2 H2S CO2 C2H2 O2 N2। समझिए बात को। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में विभिन्न गैसों के गुणांक का घटता क्रम सबसे ज्यादा किसका होगा, अमोनिया का, सबसे कम किसका होगा, N2 का। ठीक है, जैसे N2 O2 और CO2, N2 O2 और जो CO2 होती है ये जल की अपेक्षा एथेनॉल में अधिक विलय होती है। समझिए बात को। N2 O2 और CO2 जल की अपेक्षा कहाँ विलय होती है, एथेनॉल में विलय होती है। चलो अब लिखेंगे दाब का प्रभाव। नंबर 4, दाब का प्रभाव। आप इसके लिए हेनरी का नियम, हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है देखो, अगर ताप स्थिर है तो दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। क्या बोला मैंने, स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। ताप स्थिर रखना है भाई, क्या रखना है, ताप स्थिर रखना है। ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घट जाएगी, आपको पता है। ठीक है, अब बात करते हैं हेनरी के नियम की। हेनरी का नियम देखो, विलायक में गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव को एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी का नियम दिया गया। जो नियम क्या बोलता है कि किसी भी विलायक के इकाई आयतन में, किसी भी विलायक के इकाई निश्चित ताप पर ले दो, निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्य अवस्था पर विलायक द्वारा गैस की सतह पर डाले गए दाब के समानुपाती होगी। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं, मान लो हमारे पास एक पात्र ले लिया हमने, ये हमारे पास द्रव है और ये इधर गैस है हमारा। तो ये जो गैस इस विलायक की सतह पर क्या दाब डालती है उस पर गैस की विलेयता निर्भर करती है। हेनरी का नियम किसके लिए दिया गया, द्रव, जो द्रव होता है उसमें किसी गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव एक्सप्लेन करने के लिए। इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, घुली हुई गैस की मात्रा साम्य अवस्था में गैस के द्वारा विलायक की सतह पर डाले गए
डाले गए दाब P के समानुपाती होती है। समझ गए बात को? ये गैस कितनी इसके अंदर घुलेगी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये गैस कितना दाब डाल रही है, ऊपर से कितना दबाव डाल रही है। जितना दबाव डालेगी उतनी इस द्रव के अंदर चली जाएगी, जितना अंदर चली जाएगी उतनी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी निश्चित ताप पर, ताप तो निश्चित होना चाहिए। समझ गए बात को? इस नियम में किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा समय गैस की विलायक की सतह पर डाले गए दाब के समानुपाती होगी। किस पर है ये? निश्चित ताप पर। ताप तो निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ताप निश्चित होना चाहिए। समझ गए बात को? निश्चित ताप पर किसी विलायक इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्यावस्था में गैस के द्वारा विलायक की सतह पर डाले गए दाब के समानुपाती होगी। यानी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, मात्रा दाब के समानुपाती। बोले तो M इज इक्वल टू KP। K क्या है यहां पर? हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक। समझ गए बात को? अब ये तो इस कंडीशन में है जब आपके पास एक ही गैस है। मान लो एक से ज्यादा गैस हो तो फिर क्या होता है? अगर एक से ज्यादा गैस हो तो प्रत्येक गैस के घुलने की जो मात्रा होती है उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है, और विभिन्न गैसों में से एक गैस को उसकी मोल भिन्न से हम ज्ञात कर लेते हैं। ये जब विलायक के संपर्क में एक से अधिक गैसें हो तो गैस के घुलने की मात्रा, उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होती है। ठीक है? तथा सभी गैसों में से एक गैस की मात्रा, सभी गैसों में से एक गैस की मात्रा उसकी मोल भिन्न से ज्ञात कर लेते हैं। यानी अगर एक से ज्यादा गैसें विलायक के संपर्क में हो तो उसके घुलने की जो मात्रा उसकी आंशिक दाब के समानुपाती होगी, और विभिन्न गैसों में एक गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है? इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले को। ठीक है? क्या इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात क्या बोल रहा है? अर्थात, अच्छा ये नहीं लिखा अपन ने इसका, ये क्या होगा? अर्थात वाष्प अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा। यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस। समझ गए बात को? अगर एक से ज्यादा गैस संपर्क में हो तो फिर क्या करते हैं? घुलने की मात्रा को उसकी किससे ज्ञात करते हैं? आंशिक दाब से ज्ञात करते हैं, और विभिन्न गैसों में से एक गैस की मात्रा को किससे ज्ञात करेंगे? मोल भिन्न से ज्ञात करेंगे। तो P इज डायरेक्टली X गैस, यानी P इज इक्वल टू क्या हो गया? K डैश X गैस। अब आपको X गैस ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? P अपॉन K डैश। इस संबंध से क्या स्पष्ट हो रहा है कि गैसों की जो विलेयता होती है वो हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। K डैश भी क्या पर हेनरी स्थिरांक, ये क्या है? X गैस। मोल भिन्न यानी विभिन्न गैसों में से एक गैस कितनी घुली हुई है उस विलायक में, यानी ये गैस की विलेयता है उस इंडिविजुअल गैस की, किसके व्युत्क्रमानुपाती हो रही है? हेनरी स्थिरांक के। अलग अलग जो गैसें होती है उनके लिए स्थिरांक का मान क्या होता है? अलग अलग। क्या है भाई? अलग अलग गैसों के लिए
हेनरी स्थिरांक का मान, हेनरी स्थिरांक का मान अलग अलग होता है, अर्थात हेनरी स्थिरांक का मान, हेनरी स्थिरांक का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। समझ गए बात को? ठीक है। और क्या दिख रहा है हमें यहां से, देखो हमें और क्या दिख रहा है भाई, कि जो गैसों की विलेयता होती है वह हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस संबंध से क्या स्पष्ट हो रहा है, गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या बोलना चाह रहा है भाई, अगर हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो गैसों की विलेयता क्या होगी, घटेगी, अर्थात हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ने पर गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता कम होगी। समझ गए बात को? यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगी। समझ गए बात को? चलो ये तो हो गया विलेयता वाला लॉजिक पूरा हमारा। अब एक चीज बताता हूं तुम्हें, मोल भिन्न जो हमारे काम आएगी आगे, मोल भिन्न, मोल भिन्न, इसे मोल अंश भी बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। हमारे आगे आने वाले टॉपिकों में काम आएगी। यहाँ पर ही मोल भिन्न आ गई, वैसे तो मैंने 11th में बता दी थी, फिर भी मैं बता देता हूँ कि भाई क्या होता है। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई विलयन है जिसमें दो अवयव है, अवयव ए एंड बी, दो अवयव है हमारे पास। जो ए है उसके मोलों की संख्या, ये विलय मान लिया हमने, क्या है हमारे पास, ए, विलय ए के मोलों की संख्या एन ए है। ठीक है, ए जो हमारे पास था हमने उसको क्या मान लिया, विलय मान लिया, उसके मोलों की संख्या क्या मान ली, एन ए। ठीक है, इसी प्रकार क्या है विलायक, अब वो विलय था तो ये क्या बचा, विलायक बी के मोलों की संख्या एन बी है, हमने हमारे अनुसार मान ली। ठीक है, समझ गए बात को? तो अब देखो हमें क्या करना है, ए की मोल भिन्न, मोल भिन्न को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ये ए की मोल भिन्न, ए की मोल भिन्न, ए की मोल भिन्न, ये तो क्या होगी भाई, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसी प्रकार बी की मोल भिन्न एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्या दिख रहा है इन दोनों रिलेशन से, कि किसी विलयन में किसी अवयव की मोल भिन्न उसके मोलों की संख्या वो कुल मोलों की संख्या का अनुपात होती है। किसी भी अवयव की मोल भिन्न विलयन में उस अवयव के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात होती है। समझ गए बात को? उसे हम क्या बोलते हैं, मोल भिन्न। किसी विलयन में किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोलों की संख्या व कुल मोलों की संख्या का अनुपात होती है।
समझ गए बात को, समझ गए ना, ये दिख रहा है। अब देखो किसी विलयन में उपस्थित कितने भी अवयव हों उन सबकी मोल भिन्न का योग 1 होगा। ये किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोल भिन्न का योग हमेशा इकाई यानी 1 होता है। देखो एग्जांपल जैसे ये, इसके लिए निकालें XA प्लस XB बराबर 1 होगा, हमें ये प्रूफ करना है। कैसे करोगे साहब, वो देखो XA प्लस XB बराबर क्या हो जाएगा, NA अपॉन NA प्लस NB प्लस NB अपॉन NA प्लस NB। तो ये XA प्लस XB बराबर कितना हो गया, NA प्लस NB अपॉन NA प्लस NB, यानी XA प्लस XB बराबर कितना हो जाएगा 1। ऐसे तुम 3 भी ले सकते हो। अगर मान लो एक और अवयव होता है ABC होता, तो C के लिए क्या लिखते हैं अपन, NC, और फिर वहाँ 3 अवयव हो जाते तो फिर क्या हो जाता, NC अपॉन NA प्लस NB प्लस NC। तो यहाँ भी NC हो जाता, यहाँ भी NC हो जाता, ठीक है। 3 और 4 से 4 जोड़ दो, समझ गए बात को, ठीक है ना। तो ये मोल भिन्न थी हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है बेटा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो और ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।